नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, कई दिनों से शिवरात्रि महापर्व के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज एक बार फिर से अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच SCERT वर्ग 8 के इतिहास की पुस्तक के अध्याय 2 की चर्चा करूंगा। और आज का हमारा टॉपिक है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो साथियों, आप अंत तक हमारे वीडियो को देखें, सुनें। निश्चित रूप से आपके जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा, सक्षमता परीक्षा अथवा अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको लाभ होगा। तो आइए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो इस अध्याय में हम भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना किस प्रकार से होती है, इन्हीं चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वर्ग 7 में हमने जो पढ़ा था उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछा गया है। 8वीं शताब्दी में किस किस देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे? 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में कौन कौन से राज्य बने? कुछ ऐसे यूरोपीय देशों के नाम बताएं जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे देश में आए। ये प्रश्न अगर आपने वर्ग 7 में पढ़ा होगा ठीक से, सारे वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वर्ग 7 के सभी अध्याय की विवेचना की गई है, तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएंगे। अब आज का हमारा टॉपिक जो आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो टॉपिक है वह है भारत और यूरोप के बीच व्यापार। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार प्राचीन काल से ही होता रहा है, लेकिन ये पहले स्थल मार्ग से होता था और बीच में अरब के सौदागरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। यानी भारत से अरब के लोग व्यापार करते थे और अरब के लोगों से यूरोपीय देश सामान खरीद कर ले जाते थे। और इस तरह के व्यापार से क्या होता था कि सामान यूरोप पहुंचते पहुंचते काफ़ी महंगी हो जाती थी और यूरोप के व्यापारियों को मुनाफा भी बहुत कम होता था। 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया, लेकिन इसमें उन्हें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और ऐसा क्यों, इसके पीछे एक और पृष्ठभूमि है जो आगे चलेंगे तो हम पढ़ेंगे। स्थल मार्ग से यूरोप तक माल पहुंचने में काफ़ी समय लगता था और रास्ते में लूट जाने का भय बना रहता था। बहुत से स्थानों पर उन्हें चुंगी अर्थात कर भी देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त अरब के व्यापारी समूह उनके लिए तमाम तरह की सुविधाएं, मुश्किलें खड़ी करते थे। इसलिए यूरोप के व्यापारियों के लिए आवश्यक हो गया था कि वे एशिया और भारत के लिए एक ऐसे रास्ते की खोज करें जिससे ये सारी मुश्किलें न हो। तो आपने वर्ग 7 में पढ़ा था कि सर्वप्रथम पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा को सफलता मिला। 1498 में वो अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्तमासा अंतरीप, जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, के मार्ग से होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा, कालीकट नामक स्थान पर। वो कालीकट बंदरगाह था और कालीकट के जो उस समय शासक थे जमोरिन ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की सुविधाएं दी, अनुमति प्रदान कर दी। और वास्को डी गामा जब यहाँ से सामान लेकर जाते हैं तो वहाँ उसे 60 गुना लाभ हुआ। अब इससे पुर्तगाल के व्यापारी और नाविक बहुत उत्साहित हुए। उनका भारत आने का सिलसिला शुरू हुआ। आगे चलकर पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। उन्होंने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का भी प्रयास किया, किंतु ये सफल नहीं हुए। आप भारत में मिलने वाले गर्म मसालों की सूची बनाने के लिए कहता है साथियों, ये काम दिया गया है। भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की सफलता ने यूरोप के दूसरे देशों के व्यापारियों को भी उत्साहित किया। वे भी उसी रास्ते से भारत आने लगे। तो इसमें पुर्तगाल के अलावे जो देश थे, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क इत्यादि की कंपनियां भारत के प्रति आकर्षित हुई। इन कंपनियों में से एक कंपनी ने आगे चलकर हमारे देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली। ये सब प्रारंभिक रूप से कंपनियां थी और उसी कंपनियों में से एक थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने
हमारे देश की बागडोर सत्ता अपने हाथों में ले ली और इसने हमारे देश पर करीब 200 वर्षों तक शासन किया। अब उस कंपनी के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं साथियों, उस कंपनी की कैसे स्थापना होती है उसको जानते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, अब इस शीर्षक को हम समझने की कोशिश करते हैं। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया। इसका मतलब था कि इंग्लैंड की केवल इसी कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार था। इंग्लैंड का कोई अन्य व्यक्ति या व्यापारी समूह भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। इस तरह यह कंपनी भारत से चीजें खरीद कर यूरोप में ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। अगले पैराग्राफ को देख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने वाली अन्य दूसरी यूरोपीय कंपनियां नहीं थी। पुर्तगाल तो पहले से भारत के साथ व्यापार कर लाभान्वित हो रहा था। इसके साथ ही हॉलैंड, फ्रांस और डेनमार्क जैसे देशों की व्यापारिक कंपनियों के हित भी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराने लगे। सारी कंपनियां एक जैसी चीजें जैसे बारीक सूती कपड़े, रेशम, मलमल, नील, सोडा आदि खरीदती थी। यूरोप में सूती कपड़ों का उत्पादन बिल्कुल ही नहीं होता था। जहां सूती कपड़ों का उपयोग गर्मियों में किया जाता था तथा उन्हीं वस्त्रों के अंदर अस्तर के रूप में जाड़ों में भी किया जाता था। इससे ऊनी कपड़े पहनने में ज़्यादा मुलायम और आरामदेह हो जाते थे। पूरे यूरोप में भारत के मसालों की बहुत ज़्यादा मांग थी। ठंडा प्रदेश होने के कारण यूरोप के लोगों के भोजन में मांस का उपयोग काफ़ी होता था, जिसे स्वादिष्ट बनाने के लिए तथा मांस को लंबे समय तक उपयोग में लाए जाने योग्य बनाए रखने के लिए इन मसालों का उपयोग किया जाता था। जाड़े के मौसम की भयानक सर्दी में केवल इन्हीं साधनों का प्रयोग कर यूरोप के लोग मांस खा सकते थे। इसी तरह नील का इस्तेमाल कपड़ा रंगने के लिए होता था, सोरा बारूद बनाने के काम आता था। यूरोप में इन सभी चीज़ों का अभाव था। इसके विपरीत यूरोप में उत्पादित बहुत कम ही चीज़ें भारत के लोगों के काम आती थी। इसलिए यूरोप की कंपनियां मुख्य रूप से सोना और चांदी देकर भारत से सामान खरीदती थी। अधिक से अधिक सामान खरीदने तथा उससे अधिक मुनाफा कमाने के लिए इन सभी कंपनियों में होड़ लगी रहती थी। इसका सबसे ज़्यादा फायदा भारत के कारीगरों व छोटे व्यापारियों को होता था। उनका सामान तैयार होने के पहले ही बिक जाया करता था और वह भी काफ़ी अच्छे दामों। मगर इस होड़ का एक दूसरा पक्ष भी था। जो कंपनी ज़्यादा वस्तुएं लेकर यूरोप के बाजार में जाती थी उससे ज़्यादा मुनाफा होता था। साथ ही अगर एक ही तरह की वस्तुएं एक से ज़्यादा कंपनी बेचती थी तो उस वस्तु की कीमत बाजार में कम हो जाती थी। इसलिए ये कंपनियां हमेशा इस प्रयास में रहती थी कि दूसरी कंपनी को मुकाबले से बाहर कर दे। ज़्यादा मुनाफा कमाने तथा बाजार पर एकाधिकार करने की होड़ में इन कंपनियों के बीच हिंसक झगड़े भी होने लगे। तो साथियों, आप इस पैराग्राफ में वर्णित सभी फैक्ट को आप अपने जो नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। इसे भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। महारानी कौन थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी और उन्होंने भारत के साथ यानी पूर्व के देशों के साथ, एशिया के साथ व्यापार करने के लिए उन्हें एकाधिकार प्रदान किया गया। अर्थात अन्य कोई भी व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता था, केवल उस कंपनी के लोग ही व्यापार कर सकते थे। इसके अतिरिक्त आपको ये भी जानना है कि क्या उस समय सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में थी? आपने देखा कि सबसे पहले तो पुर्तगाली आए, वो लोग भी भारत में व्यापार कर रहे थे। इसके अतिरिक्त और भी जो कंपनियां थी, डच कंपनी, हॉलैंड की कंपनी और अन्य देशों की, यूरोपीय देशों की कंपनियां भारत में थी। उन सबों में कुछ बातें समान थी कि सारी कंपनियां भारत से जो है ना सूती कपड़े, रेशम, मलमल, नील, सोरा आदि खरीदती थी और इनको अपने देशों में जाकर बेचती थी। इनसे काफ़ी मुनाफा होता था। बाद में इन सब का हित भी आपस में टकराने लगे, इन लोगों में झगड़े भी होने लगे आपस में। लेकिन मुख्य रूप से भारत में अगर कहा जाए तो चूंकि यूरोपीय देश ठंडे प्रदेशों में होने के कारण वहाँ मांस की ज़्यादा खपत थी और मसालों का बहुत ज़्यादा डिमांड था। तो मसालों का जो व्यापार था उसके लिए वो भारत के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते थे। अब यहाँ भी जान ले साथियों, वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई व्यापारिक गतिविधियाँ आती है। इसमें किसी देश की संपदा का अंदाजा उसके पास जमा मूल्यवान धातुओं, विशेषतः स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता है।
तो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापारिक गतिविधियां जो की जाती है वो वाणिज्यवाद है। और किसी देश की संपदा का अंदाजा उसके पास जितना मूल्यवान धातुएं हैं, खास करके स्वर्ण सोने की जितनी मात्रा है, उससे उसका अंदाजा लगाया जाता है। तो साथियों समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इन कंपनियों के द्वारा, अब आजकल की व्यापारिक कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए क्या क्या करती है आप सभी जानते हैं। तो इन कंपनियों के द्वारा जो माल भारत में खरीदा जाता था उसे जहाज़ों पर लादे जाने तक सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती थी। यह खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। उस वक्त इस शब्द का अर्थ वस्तुएं बनाने की जगह से न होकर एक ऐसे गोदाम से था जिसकी किलेबंदी हो सके, जो दीवारों से घिरा हो और जहां आक्रमणकारी से बचाव हो सके। इन फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की भर्ती की जाती थी, जिन्हें यूरोपीय तरीकों से ट्रेनिंग दी जाती थी। संख्या में कम होने के बावजूद ये सैनिक नियमित ट्रेनिंग की वजह से कई भारतीय राज्यों के सैनिकों के मुकाबले ज़्यादा दक्ष होते थे। साथियों यहाँ आपको जानना है कि अब सामान जो इकट्ठा करेंगे जहां पर, उस स्थान को फैक्ट्री कहा जाता था। उस समय फैक्ट्री उस जगह के लिए यूज किया जाता था जहां पर अंग्रेजी व्यापारी लोग अपने सामान को खरीद कर रखते थे। यूरोपीय व्यापारी सामान को खरीद कर जहां रखते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। और ये किलेबंदी भी उसको चारों तरफ से कर दिया जाता था ताकि सामान सुरक्षित रहे। और उनकी सुरक्षा के लिए जो है ना, वो उसमें सैनिकों की भी नियुक्ति की जाती थी और सैनिकों को काफ़ी नियमित रूप से ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये काफ़ी बाद में जाकर आप देखेंगे कि कई भारतीय राज्यों के मुकाबले ज़्यादा दक्ष थे। और भारतीय राज्यों को जब युद्ध होता है अंग्रेजों से या छोटे छोटे भारतीय राज्य लड़ते हैं तो बहुत आसानी से वो पराजित करने में सफल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। जब भारत में अंग्रेज अपनी व्यापार बढ़ा रहे थे, स्वाभाविक है फ्रांसीसी भी अपनी व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से वहाँ अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इन दोनों में संघर्ष होता है, इसी को देखते हैं। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को उन महत्वपूर्ण स्थलों से हटा दिया जो उन्हें एशिया और यूरोप के बीच व्यापार के लिए स्थापित किए थे। अब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य मुकाबला सीधे रूप से फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। इंग्लैंड व फ्रांस की सरकारें भी अपनी अपनी कंपनियों को इस संघर्ष में पूरा समर्थन करते हुए उन्हें हर संभव सैनिक व आर्थिक मदद देती थी। आप जानते हैं कि उस वक्त भारत में मुगल शासन कमजोर हो चुका था और उसकी जगह अनेक छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में आ चुके थे। वे ताकतवर नहीं थे लेकिन हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करते रहते थे। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा इन कंपनियों ने उठाया। इन कंपनियों ने ऐसे राज्यों को प्राप्त करने की चेष्टा की, करों में छूट प्राप्त की तथा उस राज्य में व्यापार के एकाधिकार के बदले में वे इन राज्यों को सैनिक मदद देने का वादा करते थे। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। प्रायः इन्हीं जगहों के आसपास फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी फैक्ट्रियां थी। इसके अलावा फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर चंद्रनगर, बालासोर एवं पश्चिमी तट पर माही में फैक्ट्रियां स्थापित की थी। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर पांडिचेरी, वर्तमान पुडुचेरी में था। उस प्रदेश में अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था। उस समय यूरोप में भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच प्रतिद्वंद्विता थी। यूरोप में जब इन दोनों देशों के संघर्ष प्रारंभ हुआ तो भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में कर्नाटक से हुई। कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा था जो लगभग स्वतंत्र हो चुका था। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य कार्यालय इनकी सीमा के काफ़ी करीब था। सन 1740 के आसपास कर्नाटक के नवाब ने यह देखकर कि उसके सूबे में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही है, उनके खिलाफ एक सेना भेजी। इस युद्ध में कर्नाटक की सेना हार गई। इस लड़ाई के परिणाम ने सिद्ध कर दिया कि एक छोटी सेना भी यदि सैनिकों में अनुशासन हो, उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण व वेतन दिया जाए, उन्हें यूरोप में विकसित नई बंदूकें दी जाए तो भारतीय सैनिकों की बड़ी सेना को भी हरा सकती है। सन 1750 के आसपास कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ जिसमें फ्रांसीसी एवं अंग्रेज कंपनियां आमने सामने आ गई। इसमें अंग्रेज कंपनी अपनी पसंद के व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बनाने में सफल रही। फ्रांसीसियों को एक बड़ा झटका लगा। साथियों यहाँ आपने देखा होगा, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी एक बार मैं संक्षिप्त में इन चीज़ों को बताना चाहूँगा कि अब 18वीं शताब्दी के आरंभ तक आते आते जितनी भी कंपनियां थी, यूरोपीय कंपनियां, वो सब एक तरह से भारत से चले गए, अर्थात उनका प्रभाव भारत में कम हो गया। मुख्य रूप से दो कंपनियां रह गई, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इन दोनों में संघर्ष चल रहा था। अब वो एक दूसरे के विरुद्ध जो है ना आपस में अपनी वर्चस्व को के लिए लड़ते भी थे। इसी बीच अब कर्नाटक में, जो कि पहले मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा था, वो
मुगल साम्राज्य के पतन के बाद काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। भारत में बहुत छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ चुके थे, वे सब कमज़ोर थे। और क्या करते थे अंग्रेज, इन्हीं लोगों को सैनिक मदद देने के नाम पर और अन्य प्रकार के लोभ दे करके अपने जो उनका उद्देश्य था उसकी पूर्ति करते थे, और अपने व्यापारिक उद्देश्यों को, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो आपस में जो देशी राज्य थे उसके बीच कूटनीति का प्रयोग कर उसे आपस में लड़ाया करते थे। इसी सिलसिले में जो कर्नाटक में जो संघर्ष हुआ उसमें फाइनली अंतिम रूप से फ्रांस की हार हुई और इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जीत हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। और इसके पीछे जो बैकग्राउंड था, यूरोप में भी फ्रांस और ब्रिटेन में जो प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, उसी के परिणाम स्वरूप वहाँ जो युद्ध हुआ इसका परिणाम भारत में भी हुआ, और फाइनली जो है ना वो अंग्रेज फ्रांसीसी को पराजित करने में भी सफल हो गए। कर्नाटक में उनका प्रथम विजय हुआ, और कर्नाटक जो 1740 के आसपास तक जो कर्नाटक के नवाब थे, अब उसमें फ्रांसीसी शक्ति बढ़ती जा रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने एक सेना भेजी, और इसमें फ्रांसीसी कंपनी की सेना ने कर्नाटक की जो नवाब थे उसकी सेना को पराजित कर दिया। और इसके बाद फाइनली जो संघर्ष हुआ उसमें 1750 के आसपास कर्नाटक के उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, जिसमें फ्रांसीसी एवं अंग्रेज कंपनियां आमने सामने आ गई। यानी कर्नाटक के नवाब को फ्रांसीसियों ने पराजित किया और फ्रांसीसियों को फाइनली अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। तो आप समझ गए होंगे साथियों। अब साथियों, मेरी आवाज़ अच्छी स्थिति में नहीं है, कई दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब जो इस चैप्टर का अगला हिस्सा है उसे मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। आप सब अपना सहयोग, समर्थन, प्यार अवश्य दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा लाइक, शेयर, कमेंट इत्यादि करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।